केंद्र में लंबे समय से एक्टिव भी हैं और अभी कोरबा से एक जो बड़ी खबर आ रही है वो सरोज पांडे से जुड़ी खबर आ रही है, वो पीछे चल रही हैं। और ये जो अभी तक के क्लियर रिजल्ट आए हैं या रुझान आए हैं, उसमें एक बात जो मुझे निजी तौर पर समझ में आई है कि जो लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं, जो काम करने वाले नेता हैं, वो सभी जीत रहे हैं। जिसमें चाहे अनुराग ठाकुर की बात हो, किरेन रिजिजू की बात हो, अमित शाह को हमने देखा वो लगातार एक्टिव रहते हैं, पार्टी के संगठन के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। तो ऐसे कोई भी नेता हमने अभी तक पीछे चलते हुए नहीं देखे जो कहीं पर किसी भी तरीके से लोगों के बीच रहने का उनको एक बहाना चाहिए, वो लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। और अभी जो स्थिति नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जो नेता पीछे चल रहे हैं वो राजनीति में कई अलग अलग कारणों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन काम को लेकर के अक्सर उनकी चर्चा नहीं होती है। तो ये भी एक बड़ी सीख होगी उन नेताओं के लिए, उन पॉलिटिकल फिगर्स के लिए, फेसेस के लिए, माफ कीजिएगा, जो अभी तक काम नहीं कर पा रहे थे किसी एक व्यक्ति का। जैसा वीरेंद्र जी अभी जिक्र कर रहे थे, अजय जी से भी हमने चर्चा की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को दबी सभा में स्वीकार कर रहे थे कि काम करने वाले व्यक्ति की पूछ होती है और काम करने वाला व्यक्ति ही जीतता है। अभी हालांकि भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और काफी काम इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया था, लेकिन वो काम क्या इस लोकसभा चुनाव में उनको जीत दर्ज करा पाएगा? अभी चूंकि काउंटिंग चल रही है, धनंजय जी इस बारे में अभी जिक्र भी कर रहे थे कि अभी तो काउंटिंग चल ही रही है, अब तो रुझान पर क्या बात करनी, रुझान पर अभी आगे बदलाव होगा तो हम जरूर इस पर रिजल्ट पर भी बात करेंगे। अभी संतोष पांडे आगे चल रहे हैं, जबकि जो कोरबा की सीट है वहां पर ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच का जो मुकाबला, वो अभी ज्योत्सना महंत फिलहाल आगे चल रही है और संतोष पांडे के लिए एक बड़ी और टफ फाइट रहेगी। और संतोष पांडे यहां से अभी राजनांदगांव से आगे जीत रहे हैं, सरोज पांडे अभी पीछे चल रही हैं और कुछ और सीट्स की हम बात करेंगे। और हमारे साथ क्योंकि मेहमान भी जुड़े हुए हैं तो रिएक्शन ले लेते हैं उनसे भी। धनंजय जी क्या कहेंगे? अभी तो सरोज पांडे पीछे चल रही है, आप लोग के लिए पॉजिटिव है ज्योत्सना महंत के जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं वो आगे चलती हुई नजर आ रही हैं, और छत्तीसगढ़ में 10 सीटें बीजेपी की ओर जाती हुई नजर आ रही है और एक जो है कांग्रेस के लिए। शायद ये वही सीट है, कोरबा ज्योत्सना महंत। फोन कट गया, आवाज आ रही है धनंजय जी आप तक? धनंजय ठाकुर आप सुन पा रहे हैं? अभी आवाज नहीं मिल पा रही। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं, वही हम चर्चा जो शेयर बाजार की कर रहे थे, एक मजबूत सरकार इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी? ठीक है, आप राजनीति के छात्र हैं, लेकिन जीवन का जो अनुभव आपका है, शेयर मार्केट को भी आप देखते हैं, वो मुझे लगता है कि वो राजनीति के साथ साथ वो फाइनेंशियल एडवाइस लोगों के लिए काफी कारगर रहेगी। देखिए, इकोनॉमी तो हमेशा पॉलिटी को ड्राइव करता है। यदि इकोनॉमी कमजोर रहेगा तो पॉलिटी बहुत मुश्किल में फंस जाता है। खास करके देखिए, हुआ यह है, मेरा जो अनुमान है कि जो एग्जिट पोल का जो फिगर आया, जिस तरह का 400 के आसपास सब आ रहा था, एवरेज 380-85 बन रहा था, तो लोगों को लग रहा था, बिजनेस को भी लग रहा था कि भाई मोदी फिर से आ रहे हैं और उनका एक अपना फ्रेंडली अप्रोच रहा है। और ग्लोबल लेवल पर भी देखिए, इंडिया का इकोनॉमी का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी अब इतना लार्जेस्ट हो चुका है, ब्रिटेन जैसे कंट्री को रिप्लेस कर चुका है, कि इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा भी डेंट लगता है तो सीधा वो इफेक्ट करेगा यूएस की इकोनॉमी को, बाकी इकोनॉमी को। इसलिए शेयर बाजार में सिर्फ इंडिया का शेयर नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल शेयर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पैसा लगाते हैं। और यदि उनको यह अंदेशा हो जाए, आभास हो जाए कि पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होने की संभावना है, तो वो करेंगे क्या? डर से पैसा निकाल लेंगे, वो आएंगे नहीं। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में दोनों तरफ का भागीदारी होता है, बाहर का भी और अंदर का भी। और नुकसान कौन चाहता है? इन्वेस्टर। लाखों लाख करोड़ उनके डूब जाते हैं। सवाल उसमें यह होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका तो जो हुआ सो हुआ, जो छोटे छोटे आम इन्वेस्टर हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा बचा के सैलरी से काट के लगाते हैं, वो लोग डूब जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये फाइनेंशियल का क्वेश्चन आपसे किया जी, लेकिन मुझे याद आता है मेरे स्वर्गीय नाना जी एक बात कहा करते थे कि शूर हो, वीर हो, सुंदर शरीर हो, लक्ष्मी न ताए हो, पूछत न काय हो। जिसके पास पैसा नहीं है वो राजनीति भी नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे का ही सारा खेल है, पैसे की ही सारी माया है। और आम बोलचाल में कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर शेयर मार्केट डाउन जा रहा है तो आगे चुनौती रहेगी आने वाली सरकार के लिए कि वो मार्केट में जो नुकसान हुआ है उस गैप को भरे। अजय जी कैसे देखते हैं आप? एक बात मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं। देखिए, चर्चिल थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी माफ करिएगा प्लीज, एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, जैसा मैंने पढ़ा, तो उनसे कोई दोस्त मिलने आया कि तुम्हारा देश कैसा चल रहा है, तो चर्चिल ने कहा
कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में देखो जाके, खुद ही तुमको ब्रिटेन की स्थिति पता चल जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, अजय जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, देश की जनता उम्मीद करती है कि देश में एक मजबूत सरकार हो, दुनिया भर में अर्थव्यवस्था तभी सुधरती है। मिली जुली सरकारों के दौर में, चाहे वो देवगौड़ा जी की सरकार रही हो या फिर इंद्र कुमार गुजराल या चंद्रशेखर की सरकार में, तो किस तरह से देश का सोना बेचने की स्थिति आ गई थी। तो जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बने, और जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, उस भ्रम की वजह से कुछ सीटों का अंतर जरूर आ रहा है, लेकिन सरकार पूरी मजबूत, और एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो ये एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। और देश में आजादी के बाद पहली बार किसी नेता के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो जनता का विश्वास पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो जीतू पटवारी वो नेता जिनके नेतृत्व में 5 लाख कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी, और मोदी जी डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार के साथ प्रदेश का भविष्य देखा, हित देखा। और ऐसे नेता उस समय अपने जाते हुए कार्यकर्ताओं को रोकने की जगह उनके लिए अमर्यादित टिप्पणी करते रहे, और आज कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सभी की ताकत जमीन पे दिखाई दे रही है। उस वक्त आपको आवाज नहीं जा रही थी। ज्योत्सना महंत आगे चल रही हैं और अच्छे वोटों से आगे चल रही हैं। निश्चित तौर पर मैंने पहले कहा ना कि ज्योत्सना महंत जी कोरबा के लगातार प्रतिनिधित्व करते रही हैं, लोग कोरबा के जनता के बीच में रहा है, उनके पारिवारिक संबंध है। और चरणदास महंत जी भी क्षेत्र में लगातार जनता से जुड़ाव रहा है। कांग्रेस की 5 ने 25 गारंटी पर भरोसा किया है। कोरबा सीट में हम अभी आगे चल रहे हैं, और आपका निश्चित तौर पर आप देखेंगे, चाहे राजनांदगांव का सीट हो, चाहे आप बस्तर का सीट ले लो, या महासमुंद का सीट ले लो, कांकेर का या जांजगीर चांपा का, जो इस प्रकार से डिफरेंस दिख रहा है, हम इस डिफरेंस को खत्म करके हम यहाँ भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 140, 145, 175 राउंड में गिनती होना है। और जिस प्रकार से पूरे देश में स्थिति दिख रही है, और नरेंद्र मोदी जी के जो मैजिक की बात भारतीय जनता पार्टी करते रही है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी करते रही है, नरेंद्र मोदी जी को जो विश्व का बड़ा नेता बताने की कोशिश करते रही है, भारतीय जनता पार्टी 303 सीट जिनका खुद का था, आज हालात ये है अभी 238 सीट के आसपास उनके पास में है। और अभी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 40 में से 39 सीटों पर भाजपा आगे। आप कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी जीत की आप दावे कर रहे हैं, कौन से आपके आंकड़े इस समय? आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस पर भी चर्चा करेंगे। 40 में से अजय जी जो चर्चा कर रहे हैं, धनंजय जी मुझे लगता है आप इस पर जवाब दें। और नरेंद्र मोदी जी को खारिज कर दिया देश की जनता ने। कौन से वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 40 से आपको तो ये बोलने में भी नहीं हो रहा है, कौन सा खारिज किया आप बताइए। आप पिछली बार से भी 2 सीटें 3 सीटें और कम हो गए। अयोध्या में आपको स्वीकार करना चाहिए। आप लोग कब सच्चाई स्वीकार करेंगे, कब सच्चाई स्वीकार करेंगे? जनता ने आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पूरी तरह नकार दिया है, पूरी तरह नकार दिया है। परिणाम नहीं है, एग्जिट पोल नहीं है। अब आप लोग थोड़े से नींद से जागिए, ये परिणाम है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर हार रहे हैं आप। परिणामों को स्वीकार करना चाहिए धनंजय जी। इस तरह की जुमलेबाजी से जनता के बीच में जगह नहीं बना पाएंगे आप लोग। इस तरह की जुमलेबाजी। मेरा सवाल सतीश जी से, आप दोनों बने रहिए प्लीज। ठीक है, एक एक करके सतीश जी, सवाल ये कि जो रुझान आ रहे हैं, इसका क्रेडिट योजनाओं को जाएगा या मोदी फैक्टर को जाएगा? नहीं, देखिए, ये जो रुझान अभी हम देख रहे हैं पूरे देश के लेवल पर अगर हम बात करें, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसके आधार पर वोट मांगे, और विपक्ष ने उनकी कमियां दिखाई। और आखिर के दौर में जब हमने देखा कि मतदान का प्रतिशत लगातार कम हो रहा था, उस दौर में एक नैरेटिव अलग दिशा में चला गया। चुनाव वास्तविक मुद्दों से हटकर हिंदू मुस्लिम पर चला गया और जातीय समीकरणों पर चला गया। तो जिस तरह से चुनाव डिरेल हुआ भारतीय जनता पार्टी के आशानुरूप, वो विकास के मुद्दे पर केंद्रित नहीं रहा चुनाव, और उसका नतीजा हम सामने देख रहे हैं। कास्ट का इक्वेशन, जैसे खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जो कास्ट का इक्वेशन है और मजहब का जो इक्वेशन है, वो कहीं उसने बहुत ज़्यादा असर डाला है। बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा सोचा था वैसा चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन अब देश के सामने सवाल यह है कि देश के सामने स्थिर सरकार की आवश्यकता है, और न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को एक भारत में स्थिर सरकार की जरूरत है। तो क्या वो स्थिर सरकार
बन पाएगी या मोदी की सरकार कंटिन्यू रह पाएगी, ये सवाल सबसे बड़ा है। और मुझे लगता है हमें थोड़ी देर का और इंतजार करना चाहिए, 2-3 घंटे के अंदर बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। और कांग्रेस जो प्रयास कर रही है, जैसे टीडीपी की तरफ हाथ बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की और टीडीपी ने साफ इनकार कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी विकल्प है कि वो जैसे डीएमके से